सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज की इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं एंड अच्छे लेवल के हैं। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। तो पंचायती राज के बारे में आपको जितनी भी जानकारियां हैं सभी को लिख देना है इस क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, भारत में प्रतिवर्ष जो पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है और इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो पंचायती राज से आप क्या समझते हैं, मेन क्वेश्चन हमारा यही है। तो आंसर कहता है हमारा कि पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का दूसरा नाम है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय क्या करना, उसको स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए। अगर पंचायती राज बनाने का मुख्य मकसद यही होता है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी एक सुविधा दिया जाए, मतलब एक तरह से लोकतांत्रिक का उनको भी फायदा, लोकतंत्र का फायदा पहुंचना चाहिए। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मुख्य जो अर्थ है आपका कि जितने भी शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न करने के बजाय उसको स्थानीय स्तर पर क्या कर देना, तो स्थानीय स्तर पर विभाजित कर देना, ताकि जितने भी आम आदमी है सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। वो सभी लोग अपनी भागीदारी जरूर से, मतलब अच्छे तरीके से अपनी सत्ता में भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें और वो अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन का संचालन कर सके, अपना योगदान दे सके। तो अपना योगदान वो लोग दे सके जिसके कारण यहाँ पर आपको विकेंद्रीकरण का मतलब होता है। तो कहता है कि पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का दूसरा नाम है। बिल्कुल, पंचायती राज व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा गांव के लोगों को अपने गांव का प्रशासन तथा विकास स्वयं अपनी इच्छा तथा आवश्यकता अनुसार करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि जितने भी एक ग्राम के लोग हैं, एक गांव के लोग हैं, वे अपने प्रशासन तथा विकास स्वयं अपनी इच्छा तथा आवश्यकता अनुसार करने का अधिकार दिया गया है उनको, अपने प्रशासन और अपने विकास का जो है उनका हितों के बारे में, कि अपने हित की रक्षा वे स्वयं करें। गांव के लोग अपने इस अधिकार का प्रयोग पंचायतों द्वारा करते हैं, इसीलिए यहाँ पर पंचायती राज बनाया गया है, इसीलिए इसे पंचायती राज कहा जाता है। याद रखिएगा, पंचायती राज एक त्रिस्तरीय ढांचा है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस को आप लोगों ने फॉलो किया होगा, तो उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें, आपने देखा भी होगा उस क्वेश्चन को, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते होगे तो उसमें यही क्वेश्चन था, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। मैंने आपको बहुत अच्छे खासे उसमें कंसेप्ट भी आपको दिए थे। मैंने ये भी बताया था कि पंचायती राज जो हुआ था इसकी संबंधित कुछ समितियां थी, जैसे बलवंत राय मेहता की समिति थी। मैं कुछ नाम यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। तो बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में हुआ था, अशोक मेहता समिति 1977 में हुआ था। इसी तरह से आपके जीवी केवराव समिति था 1985 में, एल एम सिंघवी समिति था 1986 में। तो इन सभी जो समितियों का एक बना था नियम, उन्होंने कहा कि मतलब कि एक स्तर पर जो होते हैं वो पंचायती राज का भी क्या करना चाहिए, तो हमें विकास करना चाहिए, बनाना चाहिए। और इसकी जो हुई थी वो आपको मैंने सुनिश्चित भागीदारी भी सुनिश्चित कब हुई, ये सब मैंने उस वीडियो में बताया है। तो अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर से जरूर दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वही क्वेश्चन है हमारा कि ग्राम पंचायतों के कार्यों का वर्णन करें। तो यहाँ पर जो 1993 1993 में जो संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें उसी में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी और पंचायती राज से संबंधित कुछ ये सब समितियां थी जो कि आपको याद रखने थे। और आप जितना भी आपको कंसेप्ट पता रहे पंचायती राज के बारे में आप लिख सकते हो आसानी से। जैसे यहाँ पर देखिए कि जिसका निम्नतम स्तर, मैंने आपको बताया था कि निम्नतम स्तर ग्राम पंचायत है और उच्चतम स्तर जिला परिषद है, और बीच वाला स्तर हो जाता है पंचायत समिति। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 10, पंचायती राज में सरपंच की शक्तियों का वर्णन करें। सरपंच की शक्तियों का वर्णन करना है पंचायती राज में। तो भैया हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज में जो सरपंच होता है, जो मुखिया होता है,
मुखिया पंचायती राज का समझिए कि प्रधान मुखिया जो भी कहिए वो सब सरपंच होता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर विधिक संस्था ग्राम पंचायत का प्रधान सरपंच होता है। मैंने अभी आपको बताया था पंचायत के बारे में, देखिए यहाँ पर पंचायती राज के बारे में। और फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि पंचायती राज में सरपंच की शक्तियों का वर्णन करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको फुल कंसेप्ट मिलेंगे, तो आप अच्छे से देखिए। ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वो सरपंच होता है। और सरपंच की शक्तियां क्या होती हैं, इसकी शक्तियां, मेन क्वेश्चन हमारा यही है। तो गांव स्तर पर यदि कोई विवाद होता है, एक मिनट, विवाद होता है तो सरपंच स्वयं या अन्य पंचों के साथ मिलकर पहले घटना की वास्तविकता की जांच करते हैं और सुलह समझौता का प्रयास करते हैं। बिल्कुल यही करना भी चाहिए। समझौता ना होने की हालत में मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय का गठन होता है, जिसमें वादी और प्रतिवादी को एक एक पंच मनोनीत करने को कहा जाता है। सरपंच स्वयं 2 पंचों को मनोनीत करते हैं। सरपंच सहित 5 पंच द्वारा गठित न्यायपीठ में कम से कम 1 महिला पंच का होना जरूरी है। तो पंचायती राज में जो सरपंच की शक्तियों का वर्णन यही है। पंचायती राज जो होता है, मुख्य आप यही कर सकते हो कि पंचायती राज का जो प्रधान होता है वो क्या होता है, सरपंच होता है। और दोस्तों पहले मैंने आपको ये भी बताया कि पंचायती राज यानी कि पंचायत राज बनाने से क्या फायदे हैं, ये बनाया क्यों गया, इसका मुख्य मकसद था आपका यहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहने का मतलब हुआ कि भारत में जितने भी लोग हैं हमारे देश में, सभी को अपने अपने हक की लड़ाई के लिए मतलब अपना अपना हक प्रदान किया गया। अब सोचिए, छोटा मोटा लड़ाई के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो नहीं जा सकते थे, इसीलिए छोटे छोटे जो 10,000 से कम पैसे वाले जितने विवाद होते हैं उन सभी विवादों का निपटारा करता है पंचायती राज। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 11, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बोर्ड मॉड्यूल क्वेश्चन है, पूछे जा चुके हैं आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार। राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हो? लगता है ना, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में ही राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है, बहुत बार लगाया गया है। तो राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया है। और जितने भी बच्चे अभी वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, आपके लाइक से हमें हौसला मिलती है, आप लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आ सकती है, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन में भी संकट आ सकते हैं। सिंपल सी बात है, तो राष्ट्रपति शासन भी लगाए जा सकते हैं। यानी राष्ट्रपति शासन कहने का मतलब ही हुआ कि भारत में शासन के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन उस समय प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है। सिंपल सा, कैसे हम लोग देखते हैं, इलेक्शन आने वाला है, भंग किया गया, राज्यसभा को भंग कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन क्या किया कर दिए जाते हैं, लगाए जाते हैं, राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू कर दिया जाता है। तो सिंपल सा टर्म्स ये भी आप लिख सकते हो, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई आपको असमंजस नहीं है। संकट का सामना करने के लिए सरकार के पास असाधारण शक्तियों का होना आवश्यक है। संकट का सामना, अब यही नहीं ना है, राष्ट्रपति शासन केवल राज्यों में ही तो नहीं ना, राज्यों में ही नहीं ना लगाए जाते, पूरे देश में भी लगाए जाते हैं। जैसे आपका विदेशी आक्रमण हो गया, हमारे यहाँ पर विद्रोह उत्पन्न हो गया, तो ये सब में पूरे देश में भी राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में, ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, मैंने कराया भी है आपको। आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन संबंधों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 352 से लेकर 360 के जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी में आपको राष्ट्रपति शासन यानी आपातकालीन के बारे में ही बताया गया है। और आर्टिकल 356 के अंतर्गत आपका ये आता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन घोषित किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 356, ये आप लोग याद रखोगे, लंबी वीडियो से नहीं है, आप लोग को कंसेप्ट समझना है। और यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है, किसी राज्य सरकार संविधान के मतलब जितने भी उपबंध हैं अनुसार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति शासन राज्य में लगा दिए जाते हैं। या यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है, उस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। तो राष्ट्रपति शासन जो होता है 6 माह तक चलता है और कंटिन्यू इसे आप लोग 6 माह करके 3 साल तक चला सकते हो, ये सब आप लोग याद रखेंगे। और संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, तो इसमें बताऊंगा। यहाँ पर देखिए कहता है हमारा संविधान के अंतर्गत संकटकालीन धाराओं का वर्णन कर देना उचित है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संकट का सामना करने के लिए संविधान के भाग 18 में याद रखिएगा, भाग 18 में संकटकालीन धाराओं का वर्णन किया है।
अर्थात इस भाग में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है ताकि देश की सुरक्षा को सुरक्षित रखा जा सके। संविधान के अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 में 3 प्रकार के संकट का वर्णन किया गया है। मैंने आपको क्या बताया कि 352 से लेकर 360 तक के जितने भी आर्टिकल हैं संविधान सभा में, उन सभी में आपको किसका वर्णन किया गया है, तो आपातकालीन के ही बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों समझ में आ रही है वीडियो? एक बार कमेंट में कमेंट करके बता दीजिए। सभी लोग एक लाइक भी कर दीजिए। युद्ध, विदेशी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट, किसी राज्य में संवैधानिक प्रणाली फेल हो जाने के कारण बने आकस्मिक संकट, इसके कारण भी राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। देश में आर्थिक अथवा वित्तीय संकट के कारण उत्पन्न परिस्थिति के कारण भी देश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको दिखाया भी था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा कहता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें। आपातकालीन शक्तियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है, यानी देयर आर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बात की गई है 3 प्रकार के इमरजेंसी के बारे में। पहला जो आपका आता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन संविधान के 18वें भाग में किया गया है। निम्नलिखित 3 प्रकार की अवस्थाओं को राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। मैंने यहाँ पर भी आपको ये 3 पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए थे और यहाँ पर भी यही 3 पॉइंट है, युद्ध, विदेशी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट, और मैंने ये भी आपको बताया, ये भी आपको बताया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 13, हरित क्रांति से आप क्या समझते हो? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गांठ मान लो, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता है, आएगा ही आएगा। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आने वाला है, आप इसे रट लीजिए। हरित क्रांति क्या होती है? सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू सरकार ने उनको ज्यादा सहायता देने की नीति अपनाई थी। पहले क्या हुआ, समझिए कंसेप्ट को। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई, और वो नई रणनीति क्या थी भाई? तो जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू में सरकार ने उनको ज्यादा सहायता देने की नीति अपनाई, यानी कि जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको देना है, सहायता देना है, ऐसा नीति पहले अपनाया गया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से फेरबदल हुआ और इस नीति को छोड़ दिया गया। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहां के किसान समृद्ध थे, यानी धनी मनी थे, अच्छे खासे थे, कोई उनको कमी नहीं थी। इस नीति के पक्ष में दलील दी गई कि जो पहले से ही सक्षम है वह कम समय में उत्पादन के तेज रफ्तार को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। जैसे कैसे कहा जाता है, अगर कोई बच्चा है वो 0 से अगर पढ़ना चाहता है, 0 से हीरो बनना चाहता है, तो उसको भाई समय लगेगा। लेकिन कोई बच्चा है कुछ सीढ़ी चढ़ चुका है, तो वहां से उसको आगे जाने में कम समय लगेंगे। तो सरकार ने पहले जो फैसला किया कि जो लोग किसान लोग पिछड़े हुए हैं, मामले में खेती के मामले में पिछड़े हुए हैं, उनको देगा सहायता। लेकिन फिर इस नीति को छोड़ दिया गया और सरकार ने अब उन इलाकों पर ज्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी। सिंचाई सुविधा क्या थी? तो मौजूद थी। तो इस सब पॉइंट को आप लिखिए, और वहां के किसान भी जो थे वो समृद्ध थे। इस नीति के पक्ष में दलील दी गई कि जो पहले से ही सक्षम है वह कम समय में उत्पादन के तेज रफ्तार में बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो पहले से सक्षम है अगर आप उसको थोड़ा सा और सपोर्ट कर दीजिएगा तो वही आसमान में उड़ेगा ही, पंख लग जाएगा उसको, पंख लग जाएंगे तो आसमान में उसको उड़ना वास्तविक सा बात है, कोई नहीं रोक सकता है। तो सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज मतलब हुआ बिया, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई की सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू कर दिया, यानी कम दाम में उनको अच्छे खासे जो होते थे बीज, सभी लोग जितने भी उर्वरक खाद वगैरह थे, कीटनाशक थे, सभी लोग मतलब उनको फ्री में मतलब कम दाम में मुहैया कराना शुरू कर दिया। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। यही उस परिघटना की शुरुआत थी जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति से आप क्या समझते हो? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। ऐसे पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी नहीं जुड़े हैं तो जाइए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां से आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए।
वीडियो कैसी लग रही हो प्लीज एक बार कमेंट करके बताया कीजिए। नहीं समझ में आएगा तो कुछ मैं और अच्छा करने की प्रयास करूंगा। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। अभी मैंने आपको अच्छे खासे कंसेप्ट हरित क्रांति पे दिए, ग्रीन रिवोल्यूशन पे दिए। अब यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन के 2 सकारात्मक पहलू पूछ रहे हैं, यानी इसके क्या थे? सकारात्मक यानी सफलता, सकारात्मक यानी सफलता, यानी पॉजिटिव परिणाम क्या आए। तो हरित क्रांति के 2 पॉजिटिव परिणाम देखिए। पहला, हरित क्रांति में धनी किसानों और जो थे बड़े बड़े भूस्वामियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। बिल्कुल यही सरकार की नीति थी, सरकार ने यही नीति अपना ली ना कि जितने भी हमारे धनी मनी किसान हैं उनको ही सपोर्ट करके और आगे बढ़ाया जाए। और भाई ये इससे हुआ भी बहुत ज्यादा फायदा। क्या हुआ कि खेतिहर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ, ज्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में भी बढ़ोतरी हुई। तो बहुत ज्यादा, अब अगर गरीब किसान को कितना भी सपोर्ट कर लेते तो उनको तो खड़ा होने में समय लगता, लेकिन जो लोगों के पास अच्छी पैदावार होती थी, अच्छे खासे उनके पास अनाज होते थे, उनको ही सरकार ने सहायता मुहैया कराना शुरू किया, जिसके कारण उनकी खेती में 4 चांद लग गए और उनके उपज भी बहुत अच्छी खासी हुई। है हमारा, इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, तृप्त हो गए, खुशहाल हो गए, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पीछे रह रहे हैं। तो यही थे हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम। हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम भी पूछ सकते हैं, तो आप साफा लिखिएगा, क्लियर सा लिखिएगा। इसमें गरीब किसानों का क्या हुआ? तो गरीब किसानों के साथ धोखा हुआ, छल हुआ, उनको मतलब पिछड़ने का, पिछड़े थे और पिछड़े हुए रहने के लिए सरकार ने छोड़ दिया, विवश कर दिया। ये सब आप लोग कहिएगा, सरकार ने कोई हेल्प ही नहीं किया, सब आपको लिखना पड़ेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हो? समय हो चुका है हम लोग का, तो सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? क्योंकि मैं कम क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको। अब ज्यादा क्वेश्चन कराने लगूं, आधा घंटा की क्लासेस में कराने लगूं, तो आप लोग बोर हो जाइएगा, अच्छा फीलिंग आप लोग को नहीं आएगा। इसलिए कम क्वेश्चन कराता हूँ, आप लोग इतना याद करते जाइए। 15 जनवरी तक हम लोग सभी क्वेश्चन को कर लेंगे अटेम्प्ट। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरा आपसे वादा है, मैं आपसे वादा करता हूँ एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बाहर से नहीं आएंगे। यानी आपको जितने भी क्वेश्चंस बनाने होंगे आप उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे, अगर इतना आप पढ़ लेते हो। या आप सबूत के तौर पर आप मेरे पीडीएफ को रखिएगा, और जिस दिन आप एग्जामिनेशन देकर आइएगा अगर क्वेश्चन नहीं लगता तो आप हमें पीडीएफ मतलब मेरे पास रिटर्न सेंड कीजिएगा और कहिएगा कि आपका क्वेश्चन नहीं लगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैच करेगा ही करेगा, 100% है। सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल आप लोग रट जाइए इसको। सामूहिक वर्ग को खतरे से आजादी सामूहिक सुरक्षा है। बिल्कुल, सुरक्षा का मतलब हुआ ना कि मतलब उसको प्रोटेक्शन देना। सुरक्षा करने का शब्द ऐसा शब्द ही हुआ कि मतलब उसको सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्ट करना। मानव का अस्तित्व जो है, मानव का अस्तित्व और देश का जीवन खतरों से भरा रहता है। इस खतरे में मुक्ति का मतलब होता है सामूहिक सुरक्षा। दोस्त कैसा कंसेप्ट लग रहा है दोस्तों? सामूहिक सुरक्षा से आशय एक ऐसी क्षेत्रीय व वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था जिसका प्रत्येक घटक राज्य यह स्वीकारता है कि किसी एक राज्य की सुरक्षा सभी की चिंता का विषय है। यह मैत्री सुरक्षा की प्रणाली से अधिक महत्वाकांक्षी प्रणाली है। तो मैंने आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन बनाकर समझाए। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन नहीं थे आपके लिए, समझिए कि आपके लिए 5 मार्क्स क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने अच्छे खासे इसमें कंसेप्ट भी आपको बताए हैं, कुछ अलग से भी अच्छे खासे कंसेप्ट आपको समझाए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो समझ में आई होगी तो लाइक कीजिएगा, कम लाइक रहेगा समझेंगे कि आपको समझ में नहीं आ रही है वीडियो, तो लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। मतलब आप लोग सांकेतिक रूप में बताने के लिए कि हमको वीडियो समझ में आया, आप लोग लाइक कीजिए। नहीं समझ में आता बिल्कुल लाइक मत करना, नहीं समझ में आता डिसलाइक मारकर चले जाना, ठीक है? ओके है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। इसी तरह से हम लोग और भी अगले क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।